तो दोस्तों आज हो गई है 24 अगस्त। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बन सकती है कांग्रेस की सरकार। सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस का बड़ा दावा। उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी जबरदस्त जीत, बीजेपी की हार तय। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसके द्वारा करवाए गए सर्वे रिपोर्ट में सभी 27 सीटों पर नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आना बताया गया है। कांग्रेस का दावा है कि 26 सीटों पर दल बदलकर विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी सभी 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आना बताया गया है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि प्रदेश में 27 सीटों का उपचुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की निजी एजेंसी के जरिए करवाए गए सर्वे रिपोर्ट को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई है इस पूरे मामले पर, जिसमें सभी विधानसभा सीट के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और आप लोगों को दोस्तों ये भी बताते चलें ये कोई पहला सर्वे नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई सर्वे हो चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर के आरएसएस का सर्वे भी यही दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी मध्य प्रदेश उपचुनाव में। क्योंकि आप लोगों को बताते चले अब से कुछ दिन पहले आरएसएस के सर्वे में बीजेपी को एक चेतावनी दी गई थी उपचुनाव को लेकर के, और उसमें कहा गया था कि जनता के बीच जो दल बदल करने वाले नेता हैं उनको लेकर के काफी गुस्सा है, नाराजगी है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है उपचुनाव में। यहां पर दोस्तों ये एक बार फिर से बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें जबरदस्त जीत यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की 27 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी या फिर नहीं? आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस पार्टी का समर्थन करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। असम में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा है कि मुझे पता चला है कि राज्य में सीएम पद के लिए भाजपा के उम्मीदवारों में रंजन गोगोई का नाम भी शामिल है। मुझे संदेह है कि उन्हें असम में अगले संभावित सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर पूर्व सीजेआई राज्यसभा जा सकते हैं तो वो भाजपा के अगले संभावित सीएम उम्मीदवार के लिए भी सहमत हो सकते हैं। तरुण गोगोई ने आगे कहा कि ये सब राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर भाजपा रंजन गोगोई से काफी खुश थी, फिर उन्होंने भाजपा से राज्यसभा में जाकर धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस के नेता ने तंज कसते हुए आगे कहा है कि रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता से इनकार क्यों नहीं किया। वो आराम से मानवाधिकार आयोग या फिर अन्य अधिकार संगठनों के अध्यक्ष बन सकते थे। दरअसल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसलिए उन्होंने राज्यसभा में जाना ही स्वीकार किया। ये यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तरुण गोगोई ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि रंजन गोगोई हो सकते हैं बीजेपी के असम सीएम कैंडिडेट।
और इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जो पूर्व सीजीआई हैं रंजन गोगोई, जब वो सीजीआई थे और उन्होंने तब जितने भी फैसले दिए, क्या वो निष्पक्ष फैसले थे या फिर दबाव में बीजेपी के पक्ष में दिए? क्योंकि रिटायर होने के बाद राज्यसभा जाना बीजेपी की तरफ से, और अब यहां पर देख सकते हैं कि ये खबर आना कि असम में सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से रंजन गोगोई। इसलिए यहां पर लोग सोशल मीडिया पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीर के सभी दल, चिदंबरम ने किया है सैल्यूट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला फिर तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए साथ आने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने इसका घोषणा पत्र भी जारी किया है। दलों की ओर से जारी संयुक्त बयान में अनुच्छेद 370 और राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। दलों की इस घोषणा का कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने स्वागत किया है। उन्होंने उन 6 दलों को सलाम किया है जो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पी चिदंबरम ने यहां पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्यधारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। उन्होंने आगे कहा है कि मेरी उनसे अपील है कि वे अपनी मांग के लिए डट करके खड़े हों। ये यहां पर कहना है पी चिदंबरम का। देख सकते हैं दोस्तों, सभी दल एकजुट हो गए हैं धारा 370 की बहाली को लेकर के, और उन्होंने यहां पर 6 दलों ने एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। नेतृत्व विवाद के बीच अध्यक्ष पद छोड़ेंगी सोनिया गांधी, कांग्रेस को चुनना होगा नया मुखिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ेंगी। लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद की मांग चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने पार्टी सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और वह पार्टी अध्यक्ष पद से हटना चाहेंगी और उन्हें पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोनिया गांधी ने जैसे ही कहा कि वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं, सवाल उठने लगे कि आखिर अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि राहुल गांधी को आगे आकर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। आप लोगों के अनुसार क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। आईडीबीआई सहित 4 सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार। लोग बोले क्या इसलिए ही देश ने बीजेपी को दोबारा चुना था? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के 4 सरकारी बैंक इसी साल बिक जाएंगे। यह भी उस निजाम के राज में जिसने कभी जुमला फेंका था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जिन बैंकों को बेचना है उनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। पीएमओ ने आला अधिकारियों से कहा है कि इन चारों बैंकों को निजी हाथों में बेचने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती हुई एक एक करके सारी कंपनियों, रेलवे, हवाई अड्डों को बेचती हुई यहां पर, और अब यहां पर यह खबर आ रही है कि आईडीबीआई सहित 4 सरकारी बैंकों को इसी साल बेच देगी मोदी सरकार। दोस्तों, अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही लगातार निजीकरण का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। जेईई नीट परीक्षा पर राहुल गांधी ने सरकार से कहा स्टूडेंट्स के मन की बात को भी सुने। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
केंद्र की मोदी सरकार पर जम करके निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हवाला देकर कहा है कि सरकार को स्टूडेंट्स के मन की बात भी सुननी चाहिए और जेईई व नीट की प्रवेश परीक्षा को कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल देना चाहिए। और इसके साथ ही यहां पर राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि एक सार्थक हल निकालना चाहिए इस पूरे मामले में। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कोरोना के हालात को देखते हुए परीक्षा को टालने की मांग की है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा को टाल दिया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने अपने खत में लिखा है कि शारीरिक रूप से परीक्षा में शामिल होने के दौरान छात्र इस बात को लेकर काफी मानसिक दबाव में है कि वे कैसे इस संक्रमण से बच पाएंगे। महामारी के इस समय में छात्रों की चिंता पर भी ध्यान देना चाहिए, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी यही मांग की है कि परीक्षा को फिलहाल अभी के लिए टाल दिया जाए। ये यहां पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की आवाज उठाई है और यहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि स्टूडेंट्स के मन की बात को भी सुने पीएम मोदी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, हिंदी को लेकर के हुई तनातनी तो शशि थरूर बोले सत्ता में है टुकड़े टुकड़े गैंग। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने एक वेबिनार को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार है। दरअसल ये पूरा मामला एक वेबिनार को लेकर के है। थरूर ने आरोप लगाया है कि योग को लेकर के आयोजित इस वेबिनार में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने गैर हिंदी भाषी योग शिक्षकों और डॉक्टरों को वेबिनार छोड़ने के लिए कहा। इसी पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में हालात काबू में हैं, केंद्र सरकार से मेट्रो शुरू करने की अनुमति मांगी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। देश में आए दिन लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख को भी पार कर चुका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी के सहयोग से दिल्ली में अब हालात काफी हद तक काबू में हैं। जिस तरह से दिल्ली ने संक्रमण से लड़ाई लड़ी है यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए केवल एक बार ही लॉकडाउन लगाया गया था और अनलॉक होने के बाद से लगातार हालात सामान्य करने में जुटे हुए हैं हम लोग। अब सारे कामकाज शुरू हो चुके हैं। कोविड मैनेजमेंट के चलते ही यहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली में फिर से मेट्रो शुरू करने की अनुमति भी मांगी है और कहा है कि अब समय आ गया है कि जब ट्रायल के तौर पर मेट्रो शुरू कर दी जाए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।